हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक मलयालम मूवी अंजाम पथिरा का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। आपने राक्षसन मूवी तो जरूर देखा होगा या फिर एटलीस्ट इसके बारे में सुना होगा। तो ये मूवी बिल्कुल उस तरह का है, उसी टाइप का है। लास्ट तक आप गेस नहीं कर पाओगे आखिर मूवी का सस्पेंस क्या है। बात करें इसकी IMDb रेटिंग की, तो अभी तक इसको 8.0 की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं अनवर हुसैन को, जो कि रिपर रवि नाम के एक क्रिमिनल से मिलने आए थे। अनवर एक साइकियाट्रिस्ट है और क्रिमिनोलॉजी में PhD करना चाहते थे, इसीलिए वो अलग अलग क्रिमिनल से जाके मिलते थे और उनका काइंड ऑफ इंटरव्यू लेते थे। अनवर की एक छोटी सी फैमिली भी है, उसकी एक छोटी सी बच्ची और उसकी बीवी फातिमा। फिर हम देखते हैं अनवर के दोस्त ACP अनिल को। क्योंकि अनवर क्रिमिनोलॉजी में PhD करना चाहता था, इसीलिए अनिल की मदद से वो फील्ड एक्सपीरियंस लेने के लिए कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट की तरह काम करना चाहता था, ताकि जो भी क्राइम हो रहा है वो उस पे एक रिसर्च पेपर बना सके। सीन शिफ्ट होके अभी DSP अब्राहम को दिखाता है। वो अपने घर जा रहे थे, सडनली आसपास एरिया की लाइट चली जाती है और स्ट्रीट लाइट भी फ्यूज हो जाता है। उनके सामने एक वैन खड़ा था जिससे कुछ शोर आ रहा था और उसमें से रेड लाइट भी आ रहा था। तो वहाँ पे क्या चल रहा है ये चिल्ला के अब्राहम वहाँ जाता है, तो सडनली उसके सामने एक वुल्फ मास्क पहना हुआ आदमी चला आता है और दूसरे तरफ से कोई हाय कहता है और कैमरा यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। तो नेक्स्ट डे अब्राहम की लाश एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलता है। वहाँ के 2 वर्कर्स इस लाश को देखते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो अनिल यहाँ पे अनवर को कॉल करता है और आज कंसल्टेंट उसको इस केस में मदद करने के लिए बुलाता है। और पोस्टमार्टम के हिसाब से अब्राहम की मौत एक्सट्रीम ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि जब अब्राहम जिंदा था, किलर ने उसी टाइम उसका 2 आंखें निकाला और उसका हार्ट भी निकाल लिया। इसी कारण एक्सट्रीम ब्लीडिंग के कारण उसका मौत हो गया है। ये केस अभी हैंडल कर रही है DCP कैथरीन। अब्राहम जहाँ से किडनैप हुआ था वहाँ पर कुछ भी CCTV वगैरह नहीं था, इसीलिए उनके टीम को यानी कैथरीन और अनिल के टीम को कोई भी सुराग नहीं मिलता। और डॉक्टर ये भी बोलता है अब्राहम की बॉडी से जोल्पिडेम नाम का एक ड्रग पाया गया। ये दवाई वो लोग लेते हैं जिनको सोने में थोड़ा तकलीफ हो, और अब्राहम को ऐसी कोई बीमारी नहीं था। तो यहाँ पे ये बात क्लियर था कि किलर ने अब्राहम के मरने से पहले उसके बॉडी में ये ड्रग जबरदस्ती इंजेक्ट किया है। कैथरीन को लग रहा था कि अब्राहम को किसी ने रिवेंज के लिए मार दिया है। तो अब्राहम की वजह से जो लोग कभी भी जेल गए हैं, कैथरीन की टीम उसका डाटा चेक करता है। लेकिन अनवर को लग रहा था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है और आगे भी कुछ इसी तरीके से मर्डर होने वाला है। फिर कुछ दिन बाद सेम उसी तरीके से और एक पुलिस वाला का भी किडनैप हो जाता है। तो थोड़ी देर में पुलिस को ये बात पता चल जाता है, तो वो हर जगह नाकाबंदी कर देते हैं। तो एक गली में एक वैन आता है जो कि 2 पुलिस वालों को देखकर रुक जाता है। तो वो 2 पुलिस वाले किसी भी करके वो वैन वाले को पकड़ लेते हैं और उस वैन से ड्रग्स मरामत होता है। गाड़ी में ड्रग्स था, इसलिए वो वैन वाला वहाँ से भाग रहा था, लेकिन खूनी का यहाँ पे कोई भी अता पता नहीं मिलता। तो नेक्स्ट डे एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम पॉल्सन है, इसको पुलिस स्टेशन के पीछे एक लाश मिलता है। लाश उसी पुलिस ऑफिसर का था जो पिछले रात ही किडनैप हुआ, और इसके बॉडी से भी 2 आंखें और हार्ट निकाल दिया गया था। और लाश के पास उसको एक मूर्ति भी मिलता है जो कानून को सिंबलाइज करता है, यानी इस मूर्ति को अदालत में रखा जाता है। आप जानते होंगे कि इस मूर्ति का अक्सर आंख में एक पट्टी बंधा हुआ होता है। किलर ने यहाँ पे जो मूर्ति रखा था, इस मूर्ति का आंख होता है, यानी उस पे पट्टी बंधा हुआ नहीं होता। फिर ये सब देख के कैथरीन अनवर को बोलती है कि तुम सही थे, ये सीरियल किलर जो भी है वो पुलिस वालों को ही टारगेट बना रहा है। फिर कैथरीन और उनकी टीम पुलिस स्टेशन में जो CCTV लगा हुआ था उसका रिकॉर्डिंग चेक करने लगते हैं। तो चेक करने पर अनवर एक बात नोटिस करता है, और रावण के कॉस्ट्यूम में 1-2 गाड़ियों को वहां से मतलब उस रास्ते से जाता हुआ देखता है। दरअसल पुलिस स्टेशन के पास वाले एरिया में 3 दिन पहले एक फंक्शन था और उसी फंक्शन में वो रावण वाला कॉस्ट्यूम यूज हुआ था, और वो फंक्शन 3 दिन पहले ही खत्म हो चुका है।
तो पुलिस वाले यहाँ पे समझ जाते हैं कि उनका कैमरा हैक हो चुका है। मतलब किलर ने जिस दिन बॉडी को वहाँ डंप किया उस दिन का रिकॉर्डिंग हटा के 3 दिन पहले वाला रिकॉर्डिंग पुलिस के डाटाबेस में डाल दिया है। तो अनिल यहाँ पे पूछता है कि पिछले मर्डर में उनको ये कानून वाली मूर्ति क्यों नहीं मिला। तो फर्स्ट मर्डर के क्राइम सीन में जो भी फोटो लिए गए थे वो सब चेक करने पर उनको वो कानून वाली मूर्ति मिलता है जो कि एक पत्थर के पीछे रह गया था। नेक्स्ट डे अनवर एक हैकर को हायर करता है जिसका नाम होता है एंड्रयू। फिर अनिल और अनवर मूर्ति के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। संक्षिप्त होकर अभी एक लड़की को दिखाता है जो कि उस मूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देने पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन कुछ पुलिस वालों की लापरवाही के कारण थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाती है। अनवर इस केस के सिलसिले में बहुत टेंस था क्योंकि अभी तक 2 खून हो चुके थे और मूर्ति के बारे में भी कुछ खास पता नहीं चल पाया था। फातिमा यहाँ पे बोलती है तुम डाविंची कोड के बारे में तो जरूर जानते हो। मतलब छोटा या बड़ा आर्टिस्ट जो भी हो वो अपने आर्ट में एक छोटा सा सिग्नेचर या फिर वाटरमार्क कह लो वो तो जरूर छोड़ता है, लेकिन इस केस में पुलिस वालों को मूर्ति में कुछ भी सिग्नेचर वगैरह नहीं मिला था। नेक्स्ट डे कैथरीन एक पुलिस मीटिंग बुलाती है। वो सभी पुलिस वालों को इंस्ट्रक्ट करती है कि आज रात सब पुलिस वाले चलते हुए सड़कों में निकल जाएंगे और सभी एक दूसरे से ज्यादा 100 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जैसे कि किलर को लगेगा कि ये पुलिस वाला अकेला है और वो किडनैप करने आएगा और फंस जाएगा। और रात में सब प्लान के हिसाब से करते हैं। तभी कैथरीन को एक वैन फॉलो करता हुआ आता है। कैथरीन के ठीक 100 मीटर पीछे पॉल्सन भी था और उसका स्कूटी में एक कैमरा भी लगा हुआ था। फिर वो ध्यान से कुछ आदमी कैथरीन को छेड़ने लगते हैं। फिर कैथरीन अपना गन निकालती है। ये देख के वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तब तक पॉल्सन किडनैप हो चुका था और वो स्कूटी के कैमरा की रिकॉर्डिंग में वो वुल्फ मास्क वाला आदमी साफ दिख रहा था। क्योंकि अभी तक 2 खून और एक किडनैपिंग हो चुका था, इसीलिए कैथरीन का सुपीरियर उसे डांटता है। उसके बाद हम देखते हैं 2 डिलीवरी बॉय अनवर के घर आते हैं एक फ्रिज डिलीवर करने के लिए। लेकिन जब फातिमा फ्रिज समझ के वो पैकेज खोलती है तब उसमें से पॉल्सन की लाश मिलता है। तो ये देख के वो बहुत घबरा जाती है और तुरंत अनवर को फोन करती है। अनवर के साथ साथ यहाँ पे पुलिस भी आते हैं। तो फ्रीज के पैकेजिंग में फाइनली पुलिस को एक फिंगरप्रिंट मिलता है। तो ये फिंगरप्रिंट को पुलिस अपने डाटाबेस पे चेक करने पर ये फिंगरप्रिंट कुकेन समीर के नाम के क्रिमिनल से मैच हो जाता है। तो अभी समीर कहाँ है ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि समीर पहले जेल में था, लेकिन 3 महीने पहले ही वो जेल से रिहा हो गया है। तो कैथरीन की टीम को ना ही उसका करंट कुछ लोकेशन मालूम था या फिर करंट कॉन्टैक्ट नंबर भी मालूम नहीं था। तो एंड्रयू यहाँ पे उसके सब सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेता है। तो वहाँ का फोटोज वगैरह चेक करने पर उसको कुछ फोटोज में एक ही लड़की कॉमन मिलती है। उन फोटोज में एक ही लड़की कॉमन थी। उस लड़की का नाम होता है विकी मारिया। तो अभी उसका एक ही नंबर एक्टिव था, तो उस नंबर को ट्रेस करके उसका करंट लोकेशन एंड्रयू पता लगा लेता है। तो पुलिस मारिया के लोकेशन में पहुंच जाती है और उसको इंट्रोगेट करने लगती है। जब उसको समीर की लोकेशन के बारे में पूछा जाता है तब वो बोलती है कि उसको नहीं पता, वो उसे पिछले 15-20 दिन पहले ही मिला था और समीर उसको एक फोन नंबर दिया था। तो वही फोन नंबर वो पुलिस को दे देती है। तो उस नंबर को ट्रेस करते हुए कैथरीन की टीम वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँचने पर हम देखते हैं कि समीर ऑलरेडी मर चुका है और उसका लाश सड़ रहा है। मतलब वो कई दिनों से मर चुका है। मतलब किलर ने बड़े ही चालाकी से इस केस को समीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। समीर का फिंगरप्रिंट वो फ्रिज के पार्सल में छोड़कर केस को डाइवर्ट कर चुका था। तो इसी बीच किलर ने एंड्रयू के सिस्टम को भी हैक करने का कोशिश किया। एंड्रयू जैसे तैसे करके हैक होने से बच जाता है। तो अनवर वो कानून वाली मूर्ति को ध्यान से देख रहा था। सडनली उसको मूर्ति के पीछे एक लोगो दिखाई देता है और लोगो में SD लिखा हुआ था। उस मूर्ति के पीछे जो लोगो था वो लेड कार्बोनेट और कॉपर के मिक्सचर से बनाया गया था। जब वो मिक्सचर वेपर के कांटेक्ट में आता है तब भी वो विजिबल होता है, इसीलिए अभी तक पुलिस की टीम उसे देख नहीं पाई थी। तो कैथरीन की टीम उस SD लोगो पे इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। SD किसी दुकान का नाम भी हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस को ये बात पता चलता है कि SD यानी सुधाकर देवलोकम ये एक आर्टिस्ट है और ये मूर्ति वगैरह बना के बेचते हैं। तो कैथरीन की टीम सुधाकर जहाँ रह रहा था वहाँ जाता है।
फिर सुधाकर यहाँ पे बोलता है कि मुझे पता था आप लोग आने वाले हो, जितने भी मर्डर अभी तक हुआ है और वहाँ से जो मूर्ति मरामत हुआ है वो सब मूर्ति सुधाकर ही बनाया है। और वो यहाँ पे किलर के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। वो कहता है कि 6 महीने पहले एक आदमी उससे मिलने आया और उसको कुछ 5 ऐसी मूर्ति बनानी थी, वो कानून वाली मूर्ति जिसकी आंख हो, और वो ये स्ट्रिक्टली बोलता है कि मूर्ति कहाँ से बना ये सब वो किसी को ना बोले, इसके लिए वो उसे बहुत पैसा देता है। तो सुधाकर को वो आदमी थोड़ा सस्पिशियस लगा था, इसीलिए वो मूर्ति के पीछे वो कॉपर वाला मिक्सचर से अपना लोगो बना दिया था ताकि बाद में वो लोगो कुछ दिन बाद विजिबल हो जाए। यहाँ पे कैथरीन सुधाकर को पूछती है कि क्या तुम उस किलर का स्केच बनवा सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलता है कि किलर ने जाते जाते सुधाकर को अंधा बना दिया है। और यहाँ पे हम मैथिली से मिलते हैं जो कि सुधाकर की बेटी थी। दरअसल वो कुछ दिनों पहले वो मूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देने पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है और ये थ्रेट कॉल था। तो वो तुरंत से वहाँ से चली जाती है और उसने किलर का चेहरा नहीं देखा था। दरअसल किलर ने अभी तक जितने भी किडनैपिंग किए थे सब में एक बात कॉमन थी, वो किडनैप करने के बाद वो पुलिस वालों का फोन वहीं पर फेंक के चला जाता है। तो इसी बात का फायदा एंड्रयू उठाना चाहता था। तो वो एक ऐप बनाना चाहता था जैसे कि अगर किसी भी पुलिस वाले का फोन जमीन में गिर जाए तो तुरंत एक अलर्ट या फिर नोटिफिकेशन उसके कंप्यूटर में आ जाए। तो ये चीज के लिए कैथरीन भी मान जाती है और सभी पुलिस ऑफिसर के मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल किया जाता है। फिर हम देखते हैं किलर ने और एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करने का कोशिश किया, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर और किडनैपर के बीच थोड़ा हाथापाई हो जाता है और यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि 2 किडनैपर या फिर किलर थे। तो हाथापाई के वक्त उस पुलिस ऑफिसर का फोन नीचे गिर जाता है और एक नोटिफिकेशन एंड्रयू के कंप्यूटर में आ जाता है। तो अनवर उस पुलिस ऑफिसर के नंबर को कॉल करता है, लेकिन तब तक किलर ने उस पुलिस ऑफिसर का किडनैप कर चुका था। तो तुरंत वहाँ पे पुलिस जा पहुँचता है। यहाँ पे एक बात स्ट्रेंज था क्योंकि अभी तक जितने भी किडनैपिंग हुआ था उसमें किसी भी पुलिस ऑफिसर ने अपोज नहीं किया था, यानी उन किलर्स और पुलिस ऑफिसर के बीच हाथापाई नहीं हुआ था। तो ये बात कैथरीन की टीम पॉइंट आउट कर लेती है। किडनैपिंग स्पॉट से पुलिस को एक फिजेट स्पिनर भी मिलता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर कल रात को किडनैप हुआ था उस पुलिस ऑफिसर के लाश को एक लड़की मेट्रो के अंदर रख के चली जाती है। पुलिस यहाँ पे सीसीटीवी की मदद से उस लड़की का चेहरा देख तो लेता है, लेकिन पुलिस के डाटाबेस में उस लड़की का चेहरा मैच नहीं होता क्योंकि अभी तक 4 मर्डर हो चुका था और कैथरीन की टीम भी किलर को पकड़ नहीं पाए थे। इसीलिए उसका सुपीरियर कैथरीन की टीम को रिप्लेस करके प्रकाश को वो केस दे देता है। फिर कुछ देर बाद वो केस पे जो डॉक्टर काम कर रहा था वो अनवर को फोन करता है। वो बोलता है कि इस बार जो पुलिस ऑफिसर किडनैप हुआ था उसके बॉडी से ज़ोल्फिडेम के अलावा बीटा ब्लॉकर नाम का मेडिसिन भी मिला है। अभी अनवर को समझ में आ गया था कि वो किलर ने आसानी से किडनैपिंग कैसे कर देता है, यानी एक पुलिस ऑफिसर को बिना हाथापाई किए कैसे किडनैपिंग कर लेता है। वो तुरंत कैथरीन के घर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे वो लोग इतने आसानी से किडनैपिंग कर पा रहे हैं। किलर जो वुल्फ मास्क यूज करता था वो अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए नहीं बल्कि विक्टिम को डराने के लिए। वो किडनैपिंग करने से पहले सडनली अंधेरा करवा देता था और उसी वक्त वो वुल्फ मास्क पहन के उसके आगे आ जाता था जैसे कि बंदा डर जाए, और उसी वक्त उसका साथी उसे हिप्नोटाइज करवा देता था। पर लास्ट जो पुलिस वाला किडनैप हुआ उसको हाई बीपी था, इसीलिए वो बीटा ब्लॉकर लेता था। इसीलिए जब किलर ने ज़ोल्फिडेम देके उसको हिप्नोटाइज करने का कोशिश किया तब बीटा ब्लॉकर के कारण, मतलब बीटा ब्लॉकर जो था वो एक एंटी ड्रग जैसा काम कर दिया उस टाइम में। इसीलिए हम देखे कि वो लास्ट जो पुलिस वाला उसको किडनैप करने का कोशिश किया लेकिन वो हाथापाई पे उतर आया था क्योंकि वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। ये सब बात कैथरीन सुनती है लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि उसकी टीम इस केस से बाहर थी। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तो एक दिन अनवर अपने बेटी के साथ फिजेट स्पिनर से खेल रहा था तो उसको ये बात याद आता है कि इस बार जो क्राइम हुआ था लास्ट वाला किडनैपिंग, उसमें उस जगह से एक फिजेट स्पिनर भी मरामत हुआ था। और उसको याद आता है कि वो कुछ दिनों पहले अखबार में एक फोटो दिखा था, एक क्रिमिनल ने अपने माँ बाप को मार दिया था और जाते वक्त वो एक फिजेट स्पिनर घुमा रहा था। तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और इस क्रिमिनल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर करने लगता है। तो इस क्रिमिनल का नाम है साइमन। ये कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके यूके से आया था। हर टाइम अपने कमरे में बैठ के डार्क नेट से टॉर्चर वाली वीडियोस देखता रहता था।
तो यहाँ पे उसके माँ बाप उसको समझाते हैं, लेकिन एक दिन वो उन दोनों को मार के भागने का कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो जाते वक्त वो इसे फिजेट स्पिनर को घुमा रहा था। साइमन के करंट स्टेटस लिखा गया था कि वो 3 साल पहले ही जेल से छूट गया है। ये सब बात वो प्रकाश को जाके बताता है, लेकिन प्रकाश उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो एंड्रयू यहाँ पे सर्च करके बोल देता है कि वो ट्रेन में जो लड़की थी और ये साइमन, ये दोनों एक ही है। तो ये सब बात जाके वो प्रकाश को बोलता है। तो प्रकाश यहाँ पे बोलता है कि साइमन जिंदा था, लेकिन 3 घंटे पहले। आज सुबह ही पुलिस को साइमन और उसके क्राइम पार्टनर अरविंदन एक दूसरे को गोली मार के मर चुके हैं। पुलिस को उनके बॉडी के पास एक कॉन्फेशन लेटर और वो कानून वाली मूर्ति भी मिला। ये सब सुन के अनवर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तो ऐसे 1-2 दिन बीत जाता है और उसे सुधाकर की तरफ से एक फोन आया था और वो बोलता है कि वो किलर पिछले दिन ही आया था और एक छठा मूर्ति उससे लेकर के गया है। लेकिन इस बार मैथिली चुपके से उसका चेहरा देख लेती है और उसका स्केच भी रेडी था। तो ये स्केच देख के अनवर चौंक जाता है और बोलता है कि इस आदमी को मैं जानता हूँ और इसका नाम डॉक्टर बेंजामिन है। डॉक्टर बेंजामिन एक जीनियस साइकियाट्रिस्ट है और उनका बुक अक्सर खुद अनवर पढ़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए वो बेंजामिन का गाँव जाता है और यहाँ पे बेंजामिन की बैक स्टोरी दिखाया जाता है। बेंजामिन एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और उसका पिता का नाम लुइस है और उसकी एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम रेबेका होता है। उनकी माँ नहीं थी, इसीलिए सब घर की जिम्मेदारी और उनकी देखरेख सब लुइस ही करता था। एक दिन लुइस को बेंजामिन के स्कूल बुलाया जाता है और उसे पता चलता है कि रेबेका प्रेग्नेंट है। तो रेबेका को सब पूछताछ करते हैं आखिर ये सब कौन किया, लेकिन रेबेका किसी को कुछ नहीं बताती। तो आखिरकार वो अपने पिता लुइस को बताती है कि उसे प्रेग्नेंट करने वाला स्कूल का हेड फादर बेनेट फ्रांको है। तो ये सब सुन के लुइस उसके बारे में पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाता है और उस टाइम में यहाँ का इंचार्ज था अनिल, यानी अनवर का दोस्त अनिल। तो ये सब बात जाके वो फ्रांको को बता देता है। सिंस बेनेट फ्रांको गांव में बहुत पावरफुल था, तो वो गुंडे भेज के लुइस, बेंजामिन और रेबेका को बहुत मारता है और दबाव में आकर लुइस बेनेट का जुर्म अपने ऊपर ले लेता है। फिर कुछ दिनों बाद लुइस जेल में ही सुसाइड कर देता है। इन सब में बेंजामिन पूरा टूट गया था। सिंस वो बहुत छोटा था उस वक्त, तो वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसीलिए वो पढ़ लिख के स्कॉलरशिप पाके यूएसए जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए और वो एक जीनियस साइकियाट्रिस्ट बन जाता है। तो ये सब बात अनवर अनिल को फोन पे बताता है और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। वो गाड़ी लेके उधर जा रहा था, तभी अनिल के मोबाइल से मैसेज आता है कि आई एम हियर, लेकिन उसी वक्त एक अननोन नंबर से भी मैसेज आता है आई एम हियर टू अनवर। वो तुरंत उसी अननोन नंबर को एंड्रयू के पास भेजता है उसे ट्रैक करने के लिए, लेकिन तब तक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और अनिल भी किडनैप हो चुका था। लेकिन उसके सामने एक ड्रोन उड़ता हुआ जाता है। दरअसल पास में किसी का वेडिंग फोटोशूट चल रहा था। तो वहाँ पे अनवर वीडियोस वगैरह चेक करता है, तो कुछ देर पहले ही उसी रास्ते से बेंजामिन अनिल को किडनैप किया था। वो एक वीडियो में बेंजामिन का गाड़ी देख लेता है और ये वीडियो वो एंड्रयू को भेजता है। एंड्रयू गाड़ी के नंबर से उसका करंट लोकेशन बता देता है। फिर अनवर और 2 पुलिस वाले वहां जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी की मदद से बेंजामिन ने उनको आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो अलर्ट हो गया था और वो एक एक करके सबको मारता है। अनवर और बेंजामिन का थोड़ा फाइट होता है, लेकिन बेंजामिन अनवर का गला दबा के उसे मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से कैथरीन वहां आ जाती है और एक लकड़ी की टुकड़े से बेंजामिन पे अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तो फाइनली बेंजामिन अरेस्ट होता है, लेकिन मर्डर का मोटिव पुलिस को नहीं पता था। अभी अनवर अनिल पे थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ। उसके बाद अनवर बेंजामिन के पास जाता है कुछ बातचीत करने के, और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि कैसे वो कोकेन, समीर और साइमन का भी यूज किया इस केस को भटकाने के लिए। उसको कोई पकड़ ना ले इसीलिए वो रैंडमली पुलिस वालों को भी मार रहा था। उसका निशाना हमेशा से वो अनिल और वो पहले वाला जिसको किडनैप किया था वही पुलिस वाला था। और यहाँ पे वो ये बात भी बोलता है कि वो ऑलरेडी फ्रांको जो रेबेका को प्रेग्नेंट किया था उसको ऑलरेडी मार चुका है, एक फायर एक्सीडेंट दिखा के उसको मार चुका है। यहाँ पे अनवर बोलता है कि अभी भी तुम्हारा एक अपराधी बाहर घूम रहा है। तो ये बात सुन के बेंजामिन एक स्माइल देता है और कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं बेंजामिन को कोर्ट ले जाने के रास्ते में अनिल के ऑर्डर से उसे 2 पुलिस वाले एनकाउंटर करके मार देते हैं।
उसी वक्त अनवर अनिल के घर गया था और अनिल के घर से वो एक लड़की को जाता हुआ देखता है। फिर अनवर अनिल के घर जाता है पर तब तक अनिल मर चुका था। तो अनवर तुरंत वो लड़की का नाम रेबेका के पुकारती है और रेबेका भी पीछे मुड़ के देखती है और वहां से चली जाती है। अनवर ये सब देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे मूवी का स्टोरी खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाना, और कुछ क्वेश्चन वगैरह रह गया तो कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज का प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रहा होगा, उसे आप देख सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।